Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis of 25th of July 2022. तो गाइज आज है तारीख 25 जुलाई 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है अरलसी को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 पेयर्स बनाकर दिए गए हैं, बताना यह है कि इन तीनों पेयर्स में से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे जो जगह के नाम है, जैसे कि आपको तीर्थ स्थान देखने को मिलेंगे, श्रीसाइलम नल्लामला हिल्स, ओमकारेश्वर सतमला हिल्स, पुष्कर महादेव हिल्स। बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन या फिर कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। नीचे ऑप्शन A बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन B 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन C 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन D तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आप सोच रहे होंगे सर कैसे से थंबनेल लगा दिया है आज। देखो एक इम्पॉर्टेंट सा इशू है, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इसके बारे में जानना। ये आर्टिकल इतनी तेज़ी से वायरल हुआ है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको कवरेज मिला। बहुत सारे न्यूज़पेपर ऑलरेडी कवर कर चुका है। मैं आपको 50 आर्टिकल दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको 2-3 आर्टिकल दिखा देता हूँ। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं किस चीज़ को लेकर, वेस्ट बंगाल के अंदर जो दुर्गापुर है वहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो यूथ है वो कॉन्डम से एडिक्ट हो चुके हैं। अब कॉन्डम से एडिक्ट हुए हैं किस पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे बताया गया है कॉन्डम से शराब को बनाया जा रहा है। मतलब एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें कॉन्डम से नशा किया जा रहा है। अब वो नशा कैसे किया जा रहा है वो भी आगे आर्टिकल्स में बताया गया, उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आप लोग देख पाओगे न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। देन उसके बाद में यहाँ पर एक और आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद में एक और आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो लगातार सर्कुलेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो न्यूज़ है वो वायरल हो चुकी है। इवन चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यहाँ पे हमारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो। तो जैसे मैंने आपको बताया ये बात कहाँ की हो रही है, ये बात हो रही है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर की। तो हुआ क्या यहाँ पे अब समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में क्या देखा गया कि फ्लेवर्ड कॉन्डम्स की जो सेल है ना वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो गई। बहुत तेज़ी से यहाँ पर वो जो सेल है बढ़ जाती है, एक ही बार में झटके से सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि बात हो रही है फ्लेवर्ड कॉन्डम्स की, नॉर्मल कॉन्डम्स की नहीं, फ्लेवर्ड कॉन्डम्स की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। अच्छा ऐसा क्यों, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे से सेल बढ़ रही थी इवन जो वहाँ के मेडिकल शॉप्स थे वो भी शॉक में आ गए कि यार हो क्या रहा है। इससे पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पैकेट बिका करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है अचानक से यहाँ पे बहुत तेज़ी से इसकी सेल के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ। तो फिर लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में जानने की कोशिश की। अब जाना तो पता चला, किसी ने बताया कि हाँ यार ऐसा हो रहा है कि कॉन्डम से नशा किया जा रहा है। अब हो क्या रहा है, कैसे किया जा रहा है वो आप लोग देखो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ मेडिकल शॉप्स वाले, उनका कहना यह है कि पहले 3 से 4 पैकेट बिका करते थे, बट अब यहाँ पे जो है मतलब स्टोर से डिसअपियर हो चुका है। उस पर्टिकुलर एरिया में जो कॉन्डम्स वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये बताया गया कि जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स हैं उनका क्या किया गया, उनको हॉट वाटर के अंदर डाला गया, यानी गर्म पानी में डाल के उसको उबाल दिया। बहुत लंबे टाइम तक उसको उबाला गया। तो इससे हुआ क्या, जो उसके बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उससे एल्कोहलिक कंपाउंड्स बन जाएगा, यानी कि उस फ्लेवर्ड कॉन्डम पे जो भी यहाँ पे फ्लेवर का यूज़ किया गया है वो बेसिकली टूटेगा और
वो अल्कोहलिक कंपाउंड्स को क्रिएट करेगा जब उसको उबाला जाएगा। तो यहाँ पे उसको बॉईल किया गया, खूब ज़्यादा बॉईल किया गया, और फिर बॉईल करने के बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि ठंडा किया, और फिर उसके बाद में उसको एज अ अल्कोहल यूज़ किया जा सकता है। तो अपने आप में एक कंसर्न वाली बात है। आप देख पाओगे जो आर्टिकल है ये कल ही का है, 24 जुलाई को यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जो कि अपने आप में एक कंसर्न वाली बात नज़र आ रही है कि ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ये कल ही सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्या ऐसा होता है? देखो बिल्कुल वाकई में ऐसा देखने को मिलता है। रिसेंट डेज़ में हमने काफ़ी बार केसेस देखे हैं, काफ़ी सारे लोग ना जब अल्कोहल नहीं मिल रहा है तो उसकी बजाय अलग अलग तरीके से नशा कर लेते हैं। जैसे कि कफ सिरप, आपने सुना होगा, कफ जो सिरप होता है उसको ऐसे ही यहाँ पे पूरा का पूरा सिरप खोल के पी लेते हैं, अल्कोहल की तरह वो वर्क करता है। आयोडेक्स, ठीक है ना, आयोडेक्स का भी यूज़ किया जाता है, आयोडेक्स को खा लेते हैं। उसके बाद ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आप लोग देखोगे क्या ये इंडिया के अंदर हो रहा है? नहीं, मैं आपको आर्टिकल के अंदर बताता हूँ। आर्टिकल के अंदर एक और जगह की बात की गई है, वो है नाइजीरिया की। जैसा आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बात की जा रही है नाइजीरिया की। नाइजीरिया में भी हमने एक बार देखा था कि हुआ क्या, वहाँ पे जो टूथपेस्ट है और जो शू की इंक होती है, इसकी जो सेल है ना वो अचानक से लगातार इंक्रीज़ हो जाती है, अचानक से 6 गुना बढ़ जाती है। लेकिन करंट टाइम पर दुर्गापुर के अंदर जो कॉन्डम्स है उसकी सेल 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, और कारण वही है कि यहाँ पर अल्कोहल के पर्पज़ से उसका यूज़ किया जा रहा है। तो ये अपने आप में यहाँ पे आप कह सकते हो काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ देखने को मिल रही है। कंसर्न वाली बात डेफिनेटली है। यूथ किधर जा रहा है यहाँ पे आप देख पाओगे, कुछ नहीं पता। डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पर इसके उपाय की ज़रूरत है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे केसेस निकल कर आए कफ सिरप के, आयोडेक्स के, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का जो कि डेली बेसिस पर यूज़ की जा रही है, मेडिकल के पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, लोग यहाँ पर उसका अल्कोहल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताया जाता है, आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है कि जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स वाला यहाँ पे नशा है, यानी कि इसको बॉईल किया गया, फिर पानी को ठंडा किया गया और वो अल्कोहल का वर्क करेगा, उसके अंदर जो नशा है वो और ज़्यादा यहाँ पे ख़तरनाक देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द अल्कोहल। तो ये चीज़ें यहाँ पर पाई जा रही हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने को मिला इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, काफ़ी चर्चा में था, तो मैंने सोचा आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कल जो है न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे नीरज चोपड़ा। अब ये चर्चा में क्यों थे? क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के अंदर जो सिल्वर मेडल है वो भारत के लिए जीता है, और इनका जो जैवलिन थ्रो रहा है वो बेसिकली 88.13 मीटर का थ्रो रहा, जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये सिल्वर मेडल जीते हैं। सेकंड इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर इस मेडल को जीता है। तो आप लोग को इसके बारे में भी ध्यान रखना है। वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि देखो, इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के अंदर लगभग 19 साल लग गए भारत को दूसरा मेडल लाने में। इससे पहले 2003 की बात है, जो अंजू बॉबी जॉर्ज है, इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत के लिए लॉन्ग जंप के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये सेकंड इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर एक और यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और सिल्वर मेडल यहाँ पर जीत लिया है। तो यहाँ पे बात की जा रही है जैवलिन थ्रो की। अब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तो गोल्ड वाले कौन हैं? तो गोल्ड जीतने वाले एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेनेडा, और फिर यहाँ पे ब्रॉन्ज जीतने वाले कौन है? थर्ड वाले, वो है जैकेब वेडलेज। तो यहाँ पे ये लोग हैं, इनके नाम डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे वनडे एग्जामिनेशन में। प्रीलिम्स के अंदर बहुत मुश्किलें पूछा जाए, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि एक बार स्पोर्ट्स वाले आर्टिकल्स आए हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात ध्यान रखना। आगे आते हैं नाउ। यहाँ पर एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू आता है, वो यह है डिजिटल ज्योत ग्लोज ब्राइटर विद एवरी ट्रिब्यूट पोस्टेड। मतलब यह है डिजिटल ज्योति के बारे में चर्चा की जा रही है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बीम ऑफ लाइट है, ये पिक्चर के अंदर दिख रही होगी। ये बीम ऑफ लाइट है जिसको अभी इंस्टॉल किया गया है, कहाँ पे? सेंट्रल पार्क के अंदर। अब इस बीम ऑफ लाइट को क्यों इंस्टॉल किया गया? इसको इंस्टॉल इसलिए किया गया ताकि हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट पे करें, उनको श्रद्धांजलि दें। और इसके लिए इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे? तो इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है digitaltribute.in। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि सरकार ने रिलीज़ करी है, किस चीज़ को लेकर? इस डिजिटल ज्योति को लेकर। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका पिक्चर भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है। मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो दिखाता हूँ, प्लीज़ उसमें आप लोग अच्छे से देखना। आजाद हमें करवाने को जो कर गए खुद को कुर्बान, समय की गर्त में कहीं रह न जाएं वे अमर शहीद गुमनाम।
स्वतंत्र राष्ट्र है कृतज्ञ आज, करते उन बलिदानियों को याद। एक ज्योत जलाएं उनके नाम, जो हो गए कुर्बान देश के नाम। ये डिजिटल ज्योति प्रतीक है उन संघर्षों और बलिदानों की, जिनके जीवन अंधियारे बीते हमारे दिन उजियारे बनाने को। आज हमारी बारी है देश के अमर सेनानियों के नाम एक ज्योति जलाने की। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में प्रज्वलित डिजिटल ज्योति पर अपनी श्रद्धांजलि देकर अपने योगदान को अमर बनाना है। कुछ इस तरह आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाना है। डिजिटल ज्योति पर योगदान देने का तरीका आसान है। digitaltribute.in पर जाएं, अपनी पसंदीदा भाषा चुनें, श्रद्धांजलि अर्पण करें पर क्लिक करें, अपनी तस्वीर अपलोड करके नाम और ईमेल आईडी डालें, अपना संदेश चुनकर सबमिट करें। डिजिटल ज्योति के सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर आपकी श्रद्धांजलि प्रदर्शित की जाएगी। आपकी श्रद्धांजलि का वीडियो आपके पास ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। हर श्रद्धांजलि के साथ डिजिटल ज्योति का प्रकाश तेज होता जाएगा। अमर सेनानियों की यादों का चिराग भारत के आकाश को रोशन करता जाएगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ चुकी होंगी। तो वेबसाइट दे रखी है digitaltribute.in, इसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जा सकता है और जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम लोग ट्रिब्यूट पे कर सकते हैं। तो हुआ क्या, संडे में लगभग 34 लाख मैसेजेस जो हैं वो भेजे गए इस वेबसाइट के माध्यम से। सरकार ने यहाँ पे टारगेट रखा है कि लगभग 1 करोड़ के माध्यम 1 करोड़ ओवरऑल मैसेजेस आएँ, ठीक है ना। 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर मैसेजेस का एक टारगेट रख रखा है और यहाँ पे बोला गया कि जिस प्रकार से जो पोस्ट हैं वो बढ़ते रहेंगे और जैसे जैसे पोस्ट बढ़ेंगे जो बीम है, जो ये लाइट है, वो और ज़्यादा ब्राइटर होती चली जाएगी और ज़्यादा चमकती हुई चलेगी। और यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर जो इसकी फुल कैपेसिटी है लाइट की वो लगभग 2500 वॉट की है, 2500 वॉट की। और ये पूरा का पूरा यहाँ पर मतलब इसकी फुल कैपेसिटी कब एक्टिवेट होगी, जब 1 करोड़ मैसेजेस यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। तो जो बीम है ये करेंट टाइम पर 800 वॉट के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। इसकी कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है जब तक यहाँ पे 1 करोड़ मैसेजेस होंगे। तो 1 करोड़ मैसेजेस जैसे यहाँ पर भेजे जाएंगे इस digitaltribute.in पर, वैसे यहाँ पर क्या होगा, जो ब्राइटनेस है इस लाइट की, जो चमक है वो बढ़ती ही चली जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है डिजिटल ज्योत की। ओके, बाकी मैं प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, वो सब ऑलरेडी आप वीडियो में देख चुके हो, इसी वजह से मैंने आपको वो वीडियो दिखाया। अगले आर्टिकल पर आते हैं। सेम पेज पर एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया जा रहा है, स्नो लेपर्ड के ऊपर एक स्टडी हुई है। स्नो लेपर्ड यानी बर्फ़ में रहने वाला एक लेपर्ड है और उसके शिकार के ऊपर, प्रे मतलब उसका शिकार, उसको लेकर एक स्टडी की गई। और जो ये रीसेंट स्टडी है ये किसने कंडक्ट की है, तो ये स्टडी कंडक्ट की है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि जो ये स्नो लेपर्ड है वो खासकर आपको हिमालयन वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। और स्नो लेपर्ड का जो इसका शिकार है, जो इसका प्रे है, वो साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शिप। कौन सा, साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शिप, इसके 2 मेजर शिकार देखने को मिलते हैं। तो पता ये चला कि स्नो लेपर्ड और इसके शिकार जो साइबेरियन आइबेक्स है और ब्लू शिप है, इनके बीच का अंदर एक इम्पॉर्टेंट लिंक है, इनके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है, तो इस स्टडी का दौरान पता ये चलता है कि जो लेपर्ड है वो यहाँ पे, अब ये जो स्नो लेपर्ड है वो बेसिकली अपने जो शिकार है, खासकर ये वाली जो स्पीशीज़ है शिकार की जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इनको बहुत आराम से और बहुत तेज़ी से डिटेक्ट कर लेता है, इनके बारे में बहुत तेज़ी से पता चल जाता है स्नो लेपर्ड को। लेकिन बाकी स्पीशी के केस में अगर हम लोग बात करें तो जो डिटेक्शन की प्रोबेबिलिटी है ना, ये बहुत कम होती है। लेकिन स्नो लेपर्ड और इन स्पीशी के केस में यहाँ पर आप कह सकते हो जो डिटेक्शन है वो बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर देखने को मिला है, एक लिंक अच्छा सा देखने को मिला है इस चीज़ के बीच में। तो मतलब स्नो लेपर्ड के सामने अगर ये वाली स्पीशी है तो बेसिकली आराम से इनको ये डिटेक्ट कर पा रहा है और जो प्रोबेबिलिटी है ना डिटेक्शन की वो बहुत ज़्यादा हाई है, उनको आराम से पकड़ लेता है।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो एक स्टडी की गई है, इसके अलावा और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये स्टडी भी कुछ खास ऐसा रोल प्ले नहीं करेगी आपके एग्जामिनेशन के अंदर। करना क्या है, आपको जो पढ़ना है वो है स्नो लेपर्ड के बारे में। जैसे यहाँ पे स्नो लेपर्ड को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि IUCN के अंदर उसका क्या स्टेटस है, साइट्स के अंदर कहाँ पर वो स्टैंड करता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। तो स्नो लेपर्ड को लेकर देखो, सबसे पहली चीज़, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उंकिया, और एक टॉप प्रीडेटर की कैटेगरी के अंदर आता है। प्रीडेटर मतलब देखो यहाँ पर ये एक कार्निवोरस एनिमल है ना। इसके नीचे बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब जो कि घास फूस खाते हैं वो सारे हर्बीवोरस एनिमल हैं। तो ये जो कार्निवोरस एनिमल हैं जो कि जानवरों को खाते हैं, बेसिकली ये प्रीडेटर की कैटेगरी में आ रहे हैं। जैसे कि लायन आपको देखने को मिल जाएगा, ये लेपर्ड देखने को मिल जाएगा। ये क्या करते हैं, ये नीचे हर्बीवोरस वाले जानवर की जो पॉपुलेशन है ना उसको रेगुलेट करके रखते हैं, उसको कंट्रोल करके रखते हैं। नहीं तो अगर ये प्रीडेटर ना हो, ऊपर ये ना हो, तो इनकी जनसंख्या, हर्बीवोरस जानवरों की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, और इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो पेड़ पौधे यहाँ पे ख़त्म होने लगेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये नेचर का ही दिया हुआ है कि बेसिकली ये पूरा का पूरा जो मतलब पूरा फूड चेन है वो तैयार किया हुआ है। तो प्रीडेटर यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि जो ये हर्बीवोरस एनिमल हैं बेसिकली इनकी जनसंख्या को रेगुलेट किया जा सके, ठीक है ना। तो स्नो लेपर्ड भी एक टॉप प्रीडेटर के अंदर में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पूरे फूड चेन के अंदर टॉप प्रीडेटर में आता है स्नो लेपर्ड। बाकी हैबिटेट की बात करें, स्नो लेपर्ड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, माउंटेनियस रीजन्स के अंदर देखने को मिलेगा, सेंट्रल और सदर्न एशिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। इंडिया के अंदर बात करें तो वेस्टर्न हिमालयाज हो गए, जम्मू एंड कश्मीर हो गया और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया। साथ ही साथ में ईस्टर्न हिमालय, यह भी हमने वेस्टर्न हिमालय की बात करी है। अब ईस्टर्न हिमालयाज को देखें तो इस यहाँ पे उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना। और स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पे पाए जाते हैं, तो लद्दाख के अंदर जो हेमिस नेशनल पार्क है। अब आपको याद आ रहा होगा 2 दिन पहले मैंने जो स्टार्टिंग में लोकेशन देता हूँ आपके साथ में डिस्कस करने के लिए, आपको लोकेशन देखनी होती है मैप में, उसमें मैंने हेमिस नेशनल पार्क देखने के लिए बोला था, याद होगा। तो हेमिस नेशनल पार्क अपने आप में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, जहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्नो लेपर्ड का प्रोटेक्शन स्टेटस, ठीक है ना। इसको हम लोग किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो किसी भी जानवर का ये ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से बने हैं। स्नो लेपर्ड को IUCN कैटेगरी में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया, मतलब जो IUCN की लिस्ट है इसमें वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रखा गया, मतलब कि जनसंख्या ऑब्वियस ही बात है काफ़ी खतरे में देखने को मिलती है। तो ये हो गई IUCN की बात। डायरेक्टली पूछ लेता है IUCN में कौन सी कैटेगरी के अंदर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ना होता है, किसी जानवर का IUCN पढ़ लिया, उसका साइट्स को पढ़ना। साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी। तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 वाली लिस्ट के अंदर रखा है। अपेंडिक्स 1 में क्यों रखा गया, इसका मतलब है कि देखो इस एनिमल के बॉडी पार्ट्स का जो व्यापार है वो बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग, ये इलीगल माना जाएगा और उसके व्यापार के ऊपर रोक लगाई जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब किसी भी जानवर का IUCN कवर कर लिया आपने, साइट्स कवर कर लिया आपने, तीसरी चीज़ क्या कवर करनी होती है, वो है यहाँ पे आप कह सकते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कौन से शेड्यूल में रखा गया है, तो उसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। और शेड्यूल 1 बेसिकली बात करता है अगेन रिगोरस प्रोटेक्शन की, कि इस जानवर को बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन दी जाएगी और इसकी हंटिंग वगैरह रोकी जाएगी। अगर कोई हंटिंग वगैरह करता है, इसका शिकार करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात हो गई स्नो लेपर्ड की। अब स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए इंडिया क्या क्या कर रहा है, कौन कौन से इनिशिएटिव को चला रखा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं। जैसे कि यहाँ पर GSLEP ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 2013 के अंदर, इंडिया भी इसका हिस्सा है। देन हिमालय संरक्षक आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी एक प्रोग्राम है जो कि स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्शन देने के लिए काम करता है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को 2020 अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया गया था। फिर 2019 के अंदर पहला नेशनल प्रोटोकॉल को भी लॉन्च किया गया स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को लेकर, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग इसकी जनसंख्या को मॉनिटर कर रहे थे। तो स्नो लेपर्ड को लेकर ये सारे स्टेप्स उठाए गए हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनते रहते हैं और एनवायरनमेंट बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक का उसको अचीव करवा देना, ठीक है ना। एक सपोर्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। साथ ही साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम कैसे सर्च करना है, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना। जैसे आप लोग टाइप करोगे आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, लगभग 7000 प्लस फॉलोवर्स है वहाँ पे।
तो वहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। मैंने ये नहीं बोला फॉलो कर लेना, ठीक है। इसी चक्कर में कि यार काफ़ी सारे लोगों के रिप्लाईज़ मैं नहीं कर पाया हूँ, ठीक है ना। हाँ, मुझे भी यार इस चीज़ का मतलब आप कह सकते हो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पता है। टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी सभी के रिप्लाईज़ करने का। जो भी मेरे हाथ में आता है मैं तुरंत जैसे भी टाइम मिलता है ना, मुझे यही याद रहता है फटाफट इंस्टाग्राम ओपन करो और जो भी मैसेजेस हो जितने रिप्लाई मैं कर सकता हूँ उतना रिप्लाई कर रहा हूँ। बट अभी मैसेजेस बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। आपका अभी पास जो है शायद मैसेज आ जाए, शायद ही बोलूँगा, पता नहीं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सभी को यहाँ पे सभी की क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व कर सकूँ, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं फिलहाल अगले आर्टिकल पर। नाउ फ्रंट पेज पर एक ये आर्टिकल था, ये थोड़ा सा रिपीटेड है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आज रिपीटेड हैं, इस वजह से मैं पहले वो आर्टिकल्स कवर कर रहा हूँ जो कि रिपीटेड नहीं है। जैसा आप लोगों ने ये देखा, मंकी पॉक्स एक ऐसा टॉपिक बन चुका है ना जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मंकी पॉक्स का इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली के अंदर एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है मंकी पॉक्स को लेकर, क्योंकि हुआ क्या, रिसेंटली WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को लेकर एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। अब इस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, जैसे कोविड-19 में काम किया गया था, कोविड को भी यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। पता है हो क्या रहा है, 75 कंट्रीज़ के अंदर लगभग 16,000 के आसपास यहाँ पे मंकी पॉक्स के केसेस निकल कर आ चुके हैं। इसी वजह से एक कंसर्न में है और इस वाली लिस्ट में इंडिया भी आ चुका है। और पता है इससे भी बड़ी दिक्कत क्या है कि अभी तक चलो केरला के अंदर केस मिला और वो बाहर से आया था, लेकिन अब की बार यहाँ पे इंडिया के अंदर जो चौथा केस आया है ना, वो किसी फॉरेन ट्रैवल से नहीं आया है, इंडिया के अंदर खुद यहाँ पे चौथा केस निकल कर आया है। ये यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि जैसे कोविड-19 पैंडेमिक है, क्या वैसे यहाँ पर मंकी पॉक्स देखने को मिल सकता है? तो WHO बोल चुका है हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई आसपास आपके मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड है तो उससे बच के रहिए। अच्छा, मंकी पॉक्स फैलता कैसे, ये भी एक कंसर्न है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पे बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स के अंदर होता है वैसे ही मंकी पॉक्स में हो जाता है। दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है मंकी पॉक्स के अंदर। होता यहाँ पर यह है कि अगर कोई मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड है और दूसरा व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आ जाता है, कांटेक्ट का मतलब सेक्सुअली कांटेक्ट में आया या फिर उसके फ्लूइड के कांटेक्ट में आया, फ्लूइड मतलब उसके पसीने के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर कांटेक्ट में आता है या फिर उसके बॉडी स्किन से यहाँ पे इसकी स्किन टच होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ना ये भी इन्फेक्ट हो सकता है मंकी पॉक्स की वजह से। ये खुद WHO ने अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ किया है एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद में। तो करेंट टाइम पे जब आप लोग केसेस को देखते हो ना, तो यहाँ पे एक चार्ट देखने को मिलेगा, जैसे कोविड-19 को लेकर एक चार्ट आ रहा था ना, वैसे यहाँ पर एक चार्ट ये आया है। तो अभी करेंट टाइम पे जो कंफर्म्ड केसेस हैं, स्पेन के अंदर 3000 प्लस हैं, US, जर्मनी, UK, फ्रांस, नीदरलैंड, ब्राज़ील, कनाडा, पोर्चुगल, इटली और उसके बाद यहाँ पर इंडिया के अंदर अभी आपको 4 केसेस देखने को मिल रहे हैं। और कितने हो सकते हैं ये नहीं पता, अभी के लिए 4 केसेस बताए जा रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि एक केस वहाँ पे मिला और फिर उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से फोकस किया गया कि इसको लेकर एक डिटेल स्टडी होनी चाहिए और स्टडी भी अभी की जा रही है और लोगों को पूरी तरह से अवेयर किया जा रहा है। तो आप लोग भी यहाँ पे चीज़ों से बच के रहें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करें, ठीक है ना। बाकी मंकी पॉक्स के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा है जो कि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये तो आर्टिकल की बात हो गई। फैक्चुअल डेटा मैं आपको बता चुका हूँ, एक जूनोटिक डिजीज़ है, 4-5 पॉइंट यार पता है ना मंकी पॉक्स को लेकर तैयार कर लो। जैसे एक जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक डिजीज़ का मतलब जानवरों से इंसान में फैलता है, फिर इंसान से इंसान में फैलता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट, मंकी पॉक्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, पॉक्सीविराइडे फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा पॉइंट याद करना है। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि ये सबसे पहली बार कहाँ पे आउटब्रेक हुआ था, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है ना, यानी कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे निकल कर आया था सबसे पहली बार और ह्यूमंस के अंदर भी सबसे पहली बार वहाँ पे ही पाया गया था। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना। चौथा पॉइंट यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिजीज़ को लेकर क्या ध्यान रखना है, क्या इसकी कोई वैक्सीन है? नहीं, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। देखो जो स्मॉल पॉक्स के लिए हम लोग वैक्सीन का यूज़ कर रहे थे, वही सिमिलर वैक्सीन यहाँ पे मंकी पॉक्स के लिए भी यूज़ की जाती है। तो इसका कोई अलग से पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है, स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। बस ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ पे UPSC ने साल 2014 में क्वेश्चन पूछा था डिजीज़ को लेकर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बेसिस पर हम लोग अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं।
जैसे कि डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये आर्टिकल के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर दे दिए गए। पूछा गया इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि भारत के अंदर इरेडिकेट हो चुकी है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। नीचे फिर ऑप्शन दिए गए। इसका वैसे करेक्ट आंसर आपको 3 देखने को मिलेगा। स्मॉल पॉक्स यहाँ पे इंडिया से ख़त्म हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक आर्टिकल ये है, ये भी आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो चुका है। गोदावरी नदी ना बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो गोदावरी नदी को लेकर आपको कुछ डेटा कलेक्ट करके अपने पास में रखना है। लगभग ये 4-5वीं बार चर्चा में आ रही है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर गोदावरी नदी के अंदर जो पानी है उसका स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से आज के टाइम पर लोग काफ़ी परेशान हैं। नदी के अंदर फ्लड आ चुका है। हालांकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले तो वाटर लेवल इसका 45 फीट था, सैटरडे में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर रातों रात फिर से यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ चुका है, जो कि लोगों को काफ़ी हद तक परेशानियाँ पहुँचा रहा है। जो लोग आसपास रहते हैं, जो आसपास इस पर्टिकुलर नदी के गांव हैं, वहाँ पे गांव के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, तो लोग, काफ़ी सारे लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है, वहाँ से जगह से हटाकर एक सब सेफ़ जगह पर लेकर जाया गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं इस आर्टिकल में, जो कि ज़्यादा फोकस में नहीं है, ज़्यादा ध्यान में नहीं रखनी है। बाकी गोदावरी नदी के बारे में ज़रूर से पढ़ लेना है क्या। तो गोदावरी नदी बेसिकली एक लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। अच्छा, ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको गोदावरी, मतलब आज से 3-4 दिन पहले, तब मैंने आपको ये बताया था। तो नीचे बताना, नीचे कमेंट सेक्शन में क्या होता है। प्लस यहाँ पे गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, जो कि नासिक के पास में है, ठीक है। वहाँ से निकलती है और उसके बाद निकल कर ये कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। मैं आप लोग को मैप ड्रॉ करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे अगर हम लोग मैप ड्रॉ करें तो यहाँ से नदी निकली महाराष्ट्र से, और निकलने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से हमारा बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, उसके अंदर वो नदी गिर जाती है। मतलब ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, यानी ये ईस्टर्न साइड में बह रही है। इसकी वजह से ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी है। इसको लेकर भी क्वेश्चन बन जाता है कि किधर की साइड में नदी बह रही है। देन उसके बाद में अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज़ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गोदावरी के काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज़ की इस पर्टिकुलर आर्टिकल में चर्चा की गई है। उन ट्रिब्यूटरीज़ के अंदर भी जो पानी का स्तर है वो काफ़ी बड़ा है। ट्रिब्यूटरीज़ मतलब होती हैं सहायक नदियाँ। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी आपको देखने को मिलती हैं, वो ये हैं, ये देख पाओगे, प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, मानेर, साबरी, ये सारी यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, यानी कि इसका सांस्कृतिक तौर पर क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, तो कुंभ मेला भी गोदावरी नदी की बैंक्स पर, यानी गोदावरी नदी पर आप देख पाओगे जो कुंभ का मेला है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे कुंभ का मेला गोदावरी के अलावा कौन कौन सी नदियों के बैंक्स पर लगता है, तो आपने पता ही होगा, उज्जैन में लगता है, ठीक है। उसके बाद हरिद्वार में गंगा नदी के पर लगता है। उसके बाद में प्रयागराज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अलग अलग जगह पर कुंभ मेला लगता है, और इसमें से एक जगह गोदावरी भी है। तो गोदावरी को लेकर ये कुछ आपके पास में फैक्चुअल डेटा होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे बिल्कुल बनते हैं। मैं आपको यही क्वेश्चन बार बार दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक आदि हैं और बन जाते हैं। तो 2016 के अंदर ब्रह्मपुत्रा नदी को लेकर, ट्रिब्यूटरीज को लेकर क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मपुत्रा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तिबांग, कामेंग, लोहित, ये कुछ यहाँ पे 3 सहायक नदियों के नाम दिए गए। अब बताओ इसमें से कौन सी सहायक नदी है, तो उसका करेक्ट आंसर है डी, ब्रह्मपुत्रा की तीनों सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। कुछ पीवाईक्यूज तो ऐसे होंगे ना जो कि आपको रट गए होंगे, मैंने इतनी बार दिखा दिए हैं। क्या करें, वो चीज़ों के बेसिस पर ही हम लोग प्रिपरेशन कर पाते हैं ना, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। फिर उसके बाद एथिक्स के लिए एक कोट, ठीक है ना, या इसको मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करना भूल गया, लेकिन अचानक से याद आया, तो यहाँ पे इसको मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये जो एथिक्स का कोट है बेसिकली आपको एज अ मोटिवेशन भी काम करेगा। कल हमने वुड्रो विल्सन का एक कोट डिस्कस किया था। आज यहाँ पे आप देख पाओगे विलियम शेक्सपियर का एक कोट है। कोट क्या है, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ऐसे वगैरह में जहाँ पे भी ब्रेवरी की बात होती है, बहादुरता की बात होती है, वहाँ पे इस कोट का बहुत आराम से यूज़ किया जा सकता है। क्या मेंशन किया जाता है, देखो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो लोग यहाँ पे डर से भागते हैं वो कभी भी यहाँ पर एक तरीके से प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते। उसके बाद में जो कायर लोग हैं ना, वो डर से पहले, मतलब डरते भी हैं और अपने डरते हैं मौत से, और मौत से पहले उसी डर की वजह से कई बार मर भी जाते हैं। मतलब उसी डर की वजह से कई बार यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। और वही चीज़ यहाँ पे उल्टा होती है ब्रेव पर्सन के साथ में, जो बहादुर लोग होते हैं उनके साथ में। तो अगर हम लोग ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखें तो कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पर मौत के डर से डरने की ज़रूरत नहीं है।
उसको एक नेगेटिव वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना है जो ओवरऑल जो चीज़ें करनी है वो है बहादुरता से सारा काम। प्लस यहाँ पे मेंशन ये भी किया जाता है कि देखो एक व्यक्ति अगर डेथ के बारे में सोचता रहेगा, देखो तो वो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या कर पाएगा, एक नेगेटिव वे में यहाँ पर डेथ के बारे में सोचता रहेगा। तो इमेजिन करना कि यहाँ पर जो डेथ है होने वाली है, तो ये बेसिकली इंसान को अंदर से खुद मार देती है, माइंड उसका बेसिकली यहाँ पर डेड कर देती है। तो मरने से पहले, वाकई में मरने से पहले इंसान वो काफ़ी बार मरने लगता है, जो कि कायर होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कायर नहीं बनना, बनना है बहादुर, और डर से कभी नहीं भागना। जो भी डर है, डर से डरते रहोगे तो मतलब अपनी एक्चुअल मौत से पहले काफ़ी बार मर चुके होंगे। तो डर से कभी नहीं डरना है और आगे बढ़ते रहना है। काफ़ी लोगों को यूपीएससी से भी डर लगता है कि यार कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो यार बिल्कुल भी डरो मत, आराम से हो जाएगा। चीज़ों को कामली लो थोड़ा सा, और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना सीखो। जैसे जैसे यहाँ पर मैनेज कर लोगे चीज़ों को, आराम से हो जाएगा। और बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं पढ़ नहीं पाता, मैं 8 घंटे नहीं बैठ पाता, 6 घंटे नहीं बैठ पाता। ठीक है ना, अब यार 6 घंटे भी नहीं बैठ पा रहे हो, 5 घंटे बैठ रहे हो ना, तो 5 घंटे में क्या पढ़ा, कितनी क्वालिटी से पढ़ा, कितने कंसंट्रेशन के साथ में, कितने फोकस के साथ में पढ़ा, वो चीज़ें मैटर करती हैं। पढ़ने वाले 10 घंटे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन 10 घंटे में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, ये मुझे खुद भी मालूम है ना। पढ़ते पढ़ते तो करना क्या है यार, आराम से थोड़े टाइम में ही पढ़ लो, लेकिन एक क्वालिटी वाली पढ़ाई करो कि हाँ यार ये चीज़ें मुझे ना याद रहेंगी, जो भी मैंने पढ़ा है दिमाग में बैठ गई हैं। और एक छोटा सा रिविज़न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चीज़ों से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 13 पर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। वैसे यहाँ पे श्रीलंका के बारे में चर्चा की गई है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा कुछ कवर करने के लिए है नहीं। कल हमने वाला आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और यूनिक सा आर्टिकल इसको कवर करते हैं। तो यहाँ पे एक और आर्टिकल है जिसको आप लोग जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से रिलेट कर पाओगे। इस आर्टिकल को मैं इंडिया से भी कनेक्ट करके डिस्कस करूँगा। क्या बात की जा रही है, चाइना ने लॉन्च कर दिया है अपना सेकेंड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल। आपको पता होगा सॉरी, हमारे पास में जो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, काफ़ी सारे देशों ने यहाँ पे मिलकर, जैसे यूएस हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, उन सब ने मिलकर इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तैयार किया है, जो कि आज के टाइम पर तैर रहा है हमारे अंतरिक्ष के अंदर, जहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, रिसर्च वगैरह भी करते हैं। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 तक रिटायर भी हो जाएगा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अब जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो वो यह है कि चाइना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है। ये तो बहुत पुरानी खबर है वैसे, अब उसको तैयार करने वाला है, कंप्लीट करने वाला है। तो अपने इस स्पेस स्टेशन का जो सेकेंड मॉड्यूल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूरा स्पेस स्टेशन एक बार में नहीं भेजा जा सकता, धीरे धीरे यहाँ पर इसके मॉड्यूल्स भेज भेज के उसको जोड़ा जा रहा है। तो चाइना ने संडे में लॉन्च कर दिया है अपना सेकेंड मॉड्यूल। 3 मॉड्यूल भेजे जाएंगे, उसमें से सेकेंड मॉड्यूल भी लॉन्च हो चुका है, और जल्दी ये जो मिशन है ये इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, और चाइना का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है तियांगोंग। तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन यहाँ पर चाइना बना रहा है, ठीक है ना। और चाइना को एक सक्सेस भी मिल रही है, लगातार यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आई होप आपको इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी क्लैरिटी मिल चुकी है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा अलग से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये तो बात हो गई है इस आर्टिकल के बारे में, करंट अफेयर के बारे में। लेकिन जब स्पेस स्टेशन के बारे में बात करते हैं, ये क्या है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। नाम जो है ध्यान से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं निकालना है। ये एक चाइनीज़ स्पेस स्टेशन है जिसको बनाया जा रहा है लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से बात करें तो अर्थ के सरफेस से लगभग 340 और या फिर 340 से 450 किलोमीटर की दूरी पर इस स्पेस स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। देन उसके बाद में ये चाइना का मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या होगा कि देखो इंसानों को भी भेजा जाएगा, प्लस उसके बाद में ऑब्वियस ही बात है स्पेस स्टेशन तैयार हो रहा है तो काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे। और रिसेंटली भी चाइना ने काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे, आपको याद होगा, वो आर्टिकल हमने पहले डिस्कस किया है। तो चाइना ने यहाँ पर एक अनमैन्ड मॉड्यूल जो त्यान ही है इसको लॉन्च कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे और भी मॉड्यूल्स को लॉन्च कर रहा है, और उसके बाद में इस पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन को तैयार कर रहा है। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है ना, कि इस स्पेस स्टेशन को तैयार किया जा रहा है एक स्पेस क्राफ्ट से, यानी एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि इस स्पेस स्टेशन को पूरी तरह से तैयार कर रहा है, सामान ऊपर ले जा रहा है। वो यहाँ पर जो स्पेस क्राफ्ट है वो है सेंजोव 14। तो क्वेश्चन बन सकता है सेंजोव 14 क्या है, तो एक स्पेस क्राफ्ट है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।
क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चाइना का जो यहाँ पर ये लॉन्च है इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। देखो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहली बात तो इतिहास में चाइना तीसरा देश बन जाएगा यूएस रशिया के बाद में जो कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है। पहले रशिया ने तैयार किया, फिर उसके बाद यूएस और रशिया ने मिलकर कोलैबोरेट करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तैयार किया गया। फिर अब यहाँ पर चाइना तीसरा देश बनेगा इस पूरे इतिहास के अंदर जो कि अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेस स्टेशन के अंदर रख सकता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए यहाँ पर स्पेस स्टेशन को बिल्ड कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस और सबसे बड़ा अचीवमेंट चाइना के लिए ये देखने को मिलता है। उसके बाद में चाइना एक कॉम्पिटिटर बनकर आएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। और जैसे मैंने आपको बताया जो करंट टाइम पे हमारे पास में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक कमरा बना रखा है अंतरिक्ष में जो कि तैर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वो तो रिटायर हो जाएगा जल्दी और चाइना वाला यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने वाला है। तो ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस फील्ड में भारत कहाँ गया। हम लोग किसी से पीछे थोड़ा ना है। तो भारत भी खुद का स्पेस स्टेशन प्रोग्राम चला रहा है और हम लोग भी खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। देखो यहाँ पर ये ऑफिशियली काफ़ी बार अनाउंस कर दिया गया है कि इंडिया जो है वो पूरी तरह से प्लान कर रहा है कि खुद का हमारा स्पेस स्टेशन होगा 2030 तक। 2030 तक हम लोग भी यहाँ पर इस लिस्ट को ज्वाइन कर लेंगे जिसमें यूएस, रशिया, चाइना है। फिर इंडिया का नाम भी आएगा और हम लोग भी अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेंगे। जो इंडिया का स्पेस स्टेशन है वो काफ़ी छोटा रहेगा लेकिन यहाँ पर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो खासकर हमारा आज के टाइम पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इससे काफ़ी छोटा रहने वाला है, लेकिन हम लोग उसको स्पेस टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए और रिसर्चेस के लिए यूज़ करने वाले हैं। प्लस उसके बाद में यहाँ पे बताया गया कि जो स्पेस स्टेशन हम लोग लॉन्च करेंगे वो अर्थ के सरफेस से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर लॉन्च किया जाने वाला है। उसके बाद में इसरो इस चीज़ को लेकर काम करेगा और फिर यहाँ पे बताया गया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ये जो स्पेस स्टेशन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बहुत कंपलसरी माने जाते हैं अगर हम लोग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग स्पेस। तो स्पेस की इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे इसका हम लोग वर्क करने वाले हैं। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो करंट टाइम पे गगनयान मिशन के ऊपर भी काम चल रहा है। आज के मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो में गगनयान मिशन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो गगनयान मिशन भी करंट टाइम पे काम कर रहा है जो कि ह्यूमंस को स्पेस में लेकर आया जाएगा कुछ दिन के लिए एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी की जा रही हैं और वही चीज़ें यहाँ पर इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है वो भी करेगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, गगनयान मिशन जाएगा लगभग 3 लोगों को लेकर और अंतरिक्ष में ये 5 से 7 दिन तक रुक पाएगा। लेकिन जो ये हम लोग खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे ना तो वहाँ पे हम लोग थोड़े लॉन्ग टर्म तक, थोड़े लंबे समय तक रिसर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं रिगार्डिंग स्पेस स्टेशन। आई होप आपको एक क्लैरिटी काफ़ी अच्छे से मिल चुकी है। ओवरऑल एस्पेक्ट हम लोगों ने इस आर्टिकल का कवर कर लिया है, ना केवल चाइना की बात, इंडिया की भी बात कर ली है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ये ऑलरेडी आपके साथ मैंने कल डिस्कस किया था, फिर भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। देखो रशिया यूक्रेन के बीच में एक डील हुई थी। रशिया यूक्रेन के बीच में एक डील करवाई थी किसने, यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी थे एंटोनियो गुटेरेस और साथ ही साथ में टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान। तो यहाँ पर यूएन और टर्की ने मिलकर रशिया यूक्रेन के बीच में अग्रीमेंट करवाया, ग्रीन अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर था, वो ग्रेन को लेकर था। ग्रेन अग्रीमेंट क्या है, ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे यूक्रेन को अलाउ करेगा कि यूक्रेन जो है इस अनाज को एक्सपोर्ट कर सके इंटरनेशनल मार्केट में। देखो रशिया यूक्रेन सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी हैं गेहूं के, और करेंट टाइम पे जब इन दोनों का वॉर स्टार्ट हुआ ना तो इंटरनेशनल मार्केट में जो गेहूं की कमी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो उस गेहूं की कमी को एक लेवल पर लाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो जो खासकर आज के टाइम पर बहुत सारी लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए काम ये किया जा रहा है कि इस गेहूं को वापस से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में इस वॉर की वजह से ये गेहूं इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा नहीं, जिसकी वजह से फूड को लेकर बहुत सारे क्राइसिस हम लोगों ने देखे हैं लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर। दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है इन ग्रेन्स को लेकर वो बढ़ चुका था। तो इन्हीं चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, इन्हीं चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे बोला गया कि यूक्रेन जो है वो जल्द से जल्द अपना गेहूँ भेजे इंटरनेशनल मार्केट में ताकि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो
हुआ क्या यहाँ पर, हुआ यही है कि यूक्रेन ने इस ग्रेन के एक्सपोर्ट को रिज्यूम कर दिया। यूक्रेन वापस से यहाँ पर इन अनाज को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ब्लैक सी के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कल हमने एक आर्टिकल कवर किया था कि एक्सपोर्ट के दौरान यहाँ पर क्या होता है, रशिया एक अटैक और कर देता है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर रशिया ये बोलता है कि हमने यूक्रेन की मिलिट्री बोट के ऊपर अटैक किया है, कोई भी अनाज के ऊपर अटैक नहीं किया है। तो इसके दौरान यहाँ पे क्या है, यूक्रेन तैयार है ग्रेन एक्सपोर्ट्स करने के लिए। तो इंटरनेशनल मार्केट में ब्लैक सी के माध्यम से जो ग्रेन एक्सपोर्ट है, खासकर जो वीट वगैरह है, गेहूँ है, वो यहाँ पे निकल कर आने वाला है। तो हम लोग देख पाएंगे ये जो डील है कहीं ना कहीं शांति बनाने का काम करेगी रशिया यूक्रेन के बीच में। अगर इसके बारे में और भी डिटेल से जानना है तो कल वाले वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़कर देख लेना प्लीज़, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल से समझाया है। वापस से इसको दोबारा से मैं इसका बैकग्राउंड कवर करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी हमें एडिटोरियल भी कवर करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये वर्ल्ड सेक्शन हो गया। अब उसके बाद आपको पता है कि मंडे में जो इकोनॉमी पेज है वो आता नहीं है, तो बिजनेस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। अब फाइनली चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। देखो आज द हिंदू में ना इशू बहुत कम है। जैसे एक एडिटोरियल ये वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स हम लोग निकाल के यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। ये डिस्कस करेंगे। ये बात करता है वर्कर्स को लेकर, ठीक है ना। आज के टाइम पर जो बहुत सारे वर्कर्स हैं, जैसे एमजी नरेगा के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो ये टेक्नोलॉजी थोपी जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाएगी। वो यहाँ पे डिस्कस किया गया। फिर एक पर्टिकुलर एडिटोरियल ये है, अभी आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल है उस बिल को लेकर एक रिफॉर्म किया है, एक चेंजेस किए रहे हैं। उस रिफॉर्म के बारे में बताया गया और बताया गया जो रिफॉर्म है बिल्कुल सही ठहराया है कि हाँ बिल्कुल सही यहाँ पर किया गया है, उसकी आवश्यकता भी थी। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर आर के राघवन साहब ने क्या लिखा है और इधर यहाँ पर राजेंद्र नारायण साहब ने क्या लिखा है। दोनों आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे ज़्यादा और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं नहीं। एक डेटा पॉइंट है, ये भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर चर्चा करता है। बाकी आज का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बेकार है यार, आप लोग स्किप कर देना। मंकी पॉक्स को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है ना। और मंकी पॉक्स ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, तो ज़्यादा कुछ कवर करने की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल से। अच्छा, एडिटोरियल से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपनी मेंस आंसर राइटिंग को देखेंगे कि आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। तो 25 जुलाई 2022 का डेली मेंस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है और थोड़े से शब्दों में आप लोग को एक अच्छा सा आंसर लिखना है और लिख भी सकते हो। क्वेश्चन क्या है, रिलीजन इज़ अ पर्सनल कंसर्न। रिलीजन इज़ अ पर्सनल कंसर्न दैट हैज़ नो प्लेस इन पॉलिटिक्स। इसको एलाबोरेट करना है 150 शब्दों में। मतलब धर्म एक व्यक्तिगत मामला है जिसका राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हो उसके बारे में कि हाँ रिलीजन यहाँ पे एक व्यक्तिगत मामला, एक पर्सनल कंसर्न है। इसका जो भी यूज़ है पॉलिटिक्स के अंदर, तो आज के टाइम पर काफ़ी होता है, तो उस चीज़ के अंदर यूज़ नहीं होना चाहिए। राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हो, 150 शब्दों में, ज़्यादा नहीं, 150 शब्दों में एक अच्छा सा आंसर लिखना है। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग टाइप करोगे आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स को डेली बेसिस पर लिख कर सबमिट कर सकते हो। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को। अब जो ये एडिटोरियल है ये लिखा गया है राजेंद्र नारायण साहब के थ्रू। अब इनके बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पर नीचे इनके बारे में मेंशन किया गया है। एक फैकल्टी मेंबर हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हुए चलेंगे इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को। देखो यहाँ पर ये किस चीज़ को लेकर बात करते हैं, ये यहाँ पे बात करते हैं कि देखो करेंट टाइम पे क्या हो रहा है ना, कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर। जैसे सरकार आगे आगे टेक्नोलॉजी को बढ़ा रही है। हुआ यहाँ पर क्या, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कि देखो जो एमजी नरेगा वर्कर्स हैं, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के जो वर्कर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो करेंट टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। उनको वेजेस प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी अगर ये दिक्कतें आगे चलती रहें तो। हुआ क्या है यहाँ पर कि देखो जैसे कि वर्कर्स हैं, उनको क्या करना पड़ रहा है, अपने बैंक अकाउंट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना होता है। और दिक्कत ये आ रही है कि जब वो बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, केवाईसी जो नो योर कस्टमर जो होता है, केवाईसी जो है उसको यहाँ पे भरना होता है, काफ़ी सारे फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं। और आजकल जो ना जो डिटेल्स वगैरह हैं वो बेसिकली बायोमेट्रिक्स बेसिस पर मिल रही हैं, यानी कि आपका आधार वगैरह भी लिंक किया जाता है। बायोमेट्रिक्स मतलब हाथ का जो हमारी फिंगर्स की प्रिंट है, फिंगरप्रिंट ली जाती है,
अंगूठे का निशान लिया जाता है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि ऑथर के सामने देखी हुई चीज़ है। क्या देखी हुई? ऑथर ने यहाँ पर देखा कि बैंक के अंदर एक व्यक्ति थे, एक वर्कर थी, ठीक है ना। अब वो जो वर्कर है वो बेसिकली यहाँ पे कुछ लेने आए थे, फॉर्म वगैरह बनने आए थे। तो फिर बैंक में वो क्या देखते हैं कि उनका बायोमेट्रिक काम नहीं करता। बैंक वाली उनका बायोमेट्रिक मांगती, मतलब कि उनका फिंगरप्रिंट मांगती है, लेकिन फिंगरप्रिंट काम ही नहीं करता, ठीक है ना। तो बैंक मैनेजर यहाँ पे हिंदी में बोलती है कि फिंगरप्रिंट के अंदर कुछ डिफेक्ट है, ये चीज़ें हैं। और इसके बेसिस पर क्या हुआ, उस वर्कर को ह्यूमिलिएट किया गया, उसकी बेइज्जती कर दी गई, जो कि बैंक ऑफिशियल्स को नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो बायोमेट्रिक्स के अंदर, यानी कि जो ये टेक्नोलॉजी है बायोमेट्रिक, इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पे वो जो फिंगरप्रिंट उन्होंने लगाया था वो यहाँ पर वो एक तरीके से काम नहीं करा। जो भी वर्कर यहाँ पर फिंगरप्रिंट दे रहे थे वो काम नहीं करा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं 2 टेक्नोक्रेटिक इनिशिएटिव्स के बारे में, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं और वो इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, और वो कैसे काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे बताया गया। सबसे पहली चीज़ देखो, जो हमारी सरकार है उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, रिसेंटली काफ़ी सारा काम किया हेल्थ को लेकर। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ICDS, ठीक है ना, वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया था 1975 में, और ये दुनिया का एक लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, आप लोग आराम से ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन लगा कर इस पूरे एडिटोरियल को अच्छे से सुन लो। बाद में आप लोग रीड करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है रीड करने की, ठीक है ना। ये एडिटोरियल आपको दिख रहा है, आप लोग यहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो हुआ क्या, भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया 1975 में, और ये दुनिया का एक अपने आप में लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम था। यानी बच्चों की केयर करने के लिए, उनके विकास के लिए इस प्रोग्राम को लेकर आए हम लोग। और इस प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना बच्चों को यहाँ पे एक अच्छा खाना देना, जिनकी उम्र 0 से 6 साल के बीच में है। और जो प्रेग्नेंट वेमेन और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना। यानी ये जो ICDS प्रोग्राम है ये बच्चों को तो सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, उनको एक अच्छा खाना देने के बारे में चर्चा कर रहा है, साथ ही साथ में जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं या फिर कुछ ऐसी माएँ जो कि अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको भी यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए वर्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 का। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो लोग हैं उनको खाना दिया जा रहा है, होम राशंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, है ना, लोकल आंगनवाड़ी में राशन वगैरह दिए जा रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से। फिर 2021 में सरकार ने एक और ट्रैकर को लॉन्च किया, वो था पोषण ट्रैकर। यहाँ पे क्या था, सरकार का फोकस ये था कि हम लोग ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन को लेकर क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से हम लोग खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को, न्यूट्रिशन, सभी लोग को न्यूट्रिशन देने का काम कर रहे हैं, वो चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उसको ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर लेकर आए। ये चीज़ें यहाँ पर सरकार के थ्रू रिसेंट टाइम में करी गई हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। लेकिन इसी चीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम भी आ रही है, जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वर्कर्स के लिए। अगर हम लोग हमारे सरकार के कुछ डॉक्यूमेंट है उनके अकॉर्डिंग बात करें, जो आधार कार्ड है, देखो जैसे मैंने आपको बताया ICDS स्कीम हो गई, ये नहीं कि बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, महिला को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम है, जो कि बच्चों को खाना प्रोवाइड करवा रही हैं, राशंस मिल रहे हैं, वो सब यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन पता दिक्कत क्या है, ये चीज़ों के बेनिफिट लेने के लिए आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है। तो आधार कार्ड यहाँ पे मान लो कोई ICDS राइट होल्डर है, यानी कि इस स्कीम के अंदर में कोई व्यक्ति आता है, बच्चा है, तो यहाँ पर उनको एक तरीके से अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है। तो लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कि आधार कार्ड अपडेट करवाने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है। समय लगने का मतलब यह है कि अगेन आधार कार्ड के अंदर जो बायोमेट्रिक डेटा है वो लगना है, ठीक है ना, और वो बायोमेट्रिक डेटा यहाँ पे पकड़ नहीं पा रहा है, या फिर उनके जो फिंगरप्रिंट्स है वो काम नहीं कर पा रहे। होता क्या, जो वर्कर्स हैं ना, वो जो मजदूर हैं, वो लगातार काम करते करते उनकी जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी घिस जाती हैं, वो मैच करना ही बंद कर जाती हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसका तो बताया गया लगभग 3/4 जो चिल्ड्रन हैं, 3/4 जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 0 से 5 साल के आसपास है, उनके पास में आधार कार्ड्स ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और आप इस स्कीम के अंदर एनरोल हो सकते हो आधार कार्ड के बेसिस पर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर एक इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि जो चिल्ड्रन है उनका जो राइट है वो मना नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उनका जो हक है बेसिकली उस स्कीम के अंदर जिसमें खाना वगैरह मिल रहा है उनको वो मिलना चाहिए, ठीक है ना, अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तब भी। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ और बताई जा रही है, एक स्टडी करी गई कॉमन सर्विस सेंटर की, और उसके जो कॉमन सर्विस सेंटर के ओनर थे ना, उन्होंने यहाँ पर ये रिपोर्ट किया कि जो बायोमेट्रिक है लगभग 42% का होता क्या है, वहाँ पे जाके आधार अपडेट करवाना है।
तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह लगानी है। तो 42% का जो बायोमेट्रिक है वो काम ही नहीं किया पहले अटैम्प्ट में, पहली बार में काम ही नहीं किया। 5-5, 6-6 बार यहाँ पे उनका हाथ दबा के लगाना पड़ रहा है, तो बेसिकली जाके वो काम हो पा रहा है, क्योंकि उनकी फिंगर की जो फिंगरप्रिंट है बेसिकली वो घिस जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो ये जो स्कीम्स है जिसके अंदर आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट है, तो उन आधार कार्ड की वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इन बेनिफिट्स को नहीं ले पा रहे हैं। और फिर होता क्या है, रिसेंटली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसने क्या किया, लगभग इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 36% जो चिल्ड्रन है जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वो बेसिकली उनको सही से खाना नहीं मिल पा रहा है। वो ऐसी कैटेगरी के अंदर है कि उनकी उम्र के हिसाब से उनकी हाइट बहुत कम है, प्लस 1/3 बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडरवेट हैं, यानी कि उनकी उम्र के हिसाब से उनका वज़न बहुत कम है। और अगर हम लोग कोविड-19 से पहले की सिचुएशन देखें और कोविड-19 से बाद की सिचुएशन, तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले भी ऐसे लोग हुआ करते थे, बच्चों को खाना प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा था, लेकिन कोविड-19 के बाद सिचुएशन ना और ज़्यादा ख़राब हो गई है और ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हो क्या रहा है कि देखो अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बहुत सारे देख पाओगे जो माइग्रेंट वर्कर्स उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। अब जब बच्चा इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो जो यंग मदर है ना, वो यहाँ पर बच्चे के लिए जब फूड को एक्सेस करने गई, तो उसके लिए यहाँ पर जो स्कीम के अंदर एनरोलमेंट था, अगेन वहाँ पे आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट हुई कि आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन चाहिए होगा। लेकिन हुआ क्या, आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो फिंगरप्रिंट काम नहीं करे, तो वो जो ऑथेंटिकेशन है ना वही फेल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ऐसा लगा है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऑथर मेंशन ये करते हैं कि जो प्रॉब्लम है ना ये ऐसी है कि बहुत बड़ी, इंसान को हार्ट अटैक है और हार्ट अटैक पे बैंडेज लगाया जा रहा है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और उसका कोई सोल्यूशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वर्कर्स के लाइफ में। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑथर ने एक और प्रॉब्लम को उठाया। उन्होंने बोला कि हम लोग अगर केंद्र सरकार को देखें, यूनियन गवर्नमेंट को, तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया। किस चीज़ को लेकर है कि जो एमजी नरेगा के वर्कर्स होंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के जो वर्कर्स होंगे ना, उनके लिए एक ऐप होगा। उनको अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। कौन सा ऐप? NMMS। ये ऐप का नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। तो ये जो ऐप है ना, ये क्या करेगा, ये एमजी नरेगा वर्कर्स की अटेंडेंस लेगा। यानी जो वर्कर्स है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर ये काम करने जा रहे हैं, तो वर्क साइट पर जाएंगे। तो अगर वर्क साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो ऐप है ना वो इनकी अटेंडेंस लेगा। अब अगर मान लो यहाँ पर वो एब्सेंट है तो उस दिन का वेज, उस दिन की मजदूरी मिलेगी नहीं, ये यहाँ पर बताया गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, इस पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से इन वर्कर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? पहले एमजी नरेगा के जो वर्कर्स हुआ करते थे ना, तो अगर वो काम करने गए हैं तो वो अपना कुछ घंटों में काम ख़त्म कर देते थे, और कुछ घंटे में काम ख़त्म करने के बाद अपना कुछ ठेला वगैरह लगा लिया, कुछ और एक्टिविटीज़ भी करते थे जो कि उनके लाइफ को थोड़ा और ईजिली लेकर बढ़ रहा था। जब से ये ऐप आया है तब से दिक्कतें बहुत बढ़ चुकी हैं। क्यों? इस ऐप के अंदर बोला ये क्या कि उस वर्कर को पूरे दिन अपनी वर्क साइट पर जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे रुकना होगा। अगर पूरे दिन वो वहाँ पे नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो अटेंडेंस है वो लगेगी नहीं, और अटेंडेंस नहीं लगेगी तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर उनके पास जो उनकी डेली वेज है वो नहीं जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर देखने को मिल रही है इस ऐप को लेकर। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको समझाया, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ये जो ऐप है ये अटेंडेंस रिकॉर्ड करने का काम करता है। ये इन लोगों के ऊपर ध्यान रखने का काम करेगा, वर्कर्स के ऊपर। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि इससे वर्कर्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। वर्कर्स को यहाँ पे साइट पर रुकना पड़ेगा। जो पहले काम कर रहे थे, कुछ अलग से साइट काम कर रहे थे, वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है। और ज़्यादातर वर्कर्स को यहाँ पे स्मार्टफोन ख़रीदना पड़ेगा ताकि वो इस ऐप का यूज़ कर सकें। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, उनको काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी इस ऐप के रिगार्डिंग, तो वो चला नहीं पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है ना? आई होप आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ें भी बताई गई कि देखो अब क्या है ना, काफ़ी सारे वर्कर्स की ऐसे ही जो वेजेस हैं वो मतलब रुकती हुई नज़र आई हैं। एमजी नरेगा जो स्कीम है वो पहले से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जहाँ पे प्रॉपर वेजेस वगैरह जो मजदूरी वगैरह वो टाइम पर नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन इस ऐप के बाद ना सिचुएशन और ख़राब हो रही है। ये जो ऐप है ये कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुआ है और इन वर्कर्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोड़ा साबित हुआ है, ऐसा ऑथर का कहना है।
जो कि यहाँ पे वर्कर्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए काम किया है, बिल्कुल सही बात है। आप करप्शन के केसेस को एड्रेस कर सकते हो, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि जो वेमेन है वो या फिर जो वर्कर्स उनके ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है, वो कितना सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बताई गई। उसके बाद में ऑथर मेंशन करते हैं सीइंग गवर्नमेंट एक्शंस। देखो यहाँ पे अब क्या है ना कि काम करना होगा इस चीज़ को लेकर। एट द लास्ट ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो सरकार को कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखनी है, और देखने के बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स नाराज़ होंगे ना तो फिर यहाँ पे चीज़ों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब सरकार को देखना है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएँ, और साथ ही साथ में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खासकर जो टेक्नोलॉजी को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका एक सोल्यूशन यहाँ पर दिया जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे वर्कर्स होते हैं उन वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स है उससे संबंधित आर्टिकल था, ठीक है, कि अलग अलग स्कीम्स के अंदर वो एनरोल हैं। अब वहाँ पे आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है, तो अगर हम लोग इस पूरे के पूरे एडिटोरियल का एनालिसिस देखें तो आप इस पूरे एडिटोरियल को, ऑब्वियस सी बात है पूरे छापने की ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो वर्कर्स की प्रॉब्लम से संबंधित। क्या कि अलग अलग स्कीम्स के अंदर, जैसे कि ICT स्कीम है, इसके अंदर एनरोल करे गए हैं, लेकिन जब यहाँ पर आधार कार्ड का अपडेशन की बात आती है तो यहाँ पर जो बायोमेट्रिक डेटा है वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ पर उनकी प्रॉपरली आ नहीं पाती हैं। 8 से 10 बार यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद फिंगरप्रिंट मैच हो पा रही है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अभी करंट टाइम पर MG नरेगा को लेकर जो अटेंडेंस वाला जो मुद्दा देखने को मिला, एक ऐप लेकर आया गया है, उस ऐप के माध्यम से इन सभी वर्कर्स के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम, एक कंसर्न बन जाता है। तो ये 2 चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। ये 2 चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से निकल कर आती हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल को देखते हैं। अब यहाँ पे अगला एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, अ शॉट इन द आर्म ऑफ रूल ऑफ लॉ। RK राघवन साहब ने लिखा है। ये मेंशन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया है, जो बेल है, जैसे कि बेल प्रोवाइड करवाई जाती है, बेल दी जाती है, उस बेल के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करें, कुछ बदलाव करें। अब वो बेल लॉ के अंदर रिफॉर्म क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से बताया, बेल लॉज के अंदर रिफॉर्म्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इस लॉ के अंदर ना एक चेंज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहले हम लोग समझते हैं बेल क्या होता है, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखो, बेल मतलब होता है एक कंडीशनल या फिर प्रोविजनल रिलीज़। एक व्यक्ति है जिसको कस्टडी में लिया गया, लीगल कस्टडी में, अब उसको यहाँ पे छोड़ना है या फिर आप कह सकते हो उसको रिलीज़ करना है, तो बेसिकली बेल के ऊपर रिलीज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब बेल के ऊपर रिलीज़ करता है कोर्ट, तो फिर यहाँ पर वो जो बेल है ना वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक बेल होती है रेगुलर बेल। अब रेगुलर बेल का मतलब क्या है, जो रेगुलर बेल है ये डायरेक्टली हमारे कंट्री का जो कोई भी कोर्ट है वो दे सकता है। और मान लो कोई व्यक्ति अरेस्ट है, पुलिस कस्टडी में है, तो वो इस बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रेगुलर बेल के लिए। तो रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल की जाती है, ये फाइल की जाती है सेक्शन 437 और सेक्शन 439 ऑफ द CRPC के अंदर। तो ये बात हो गई रेगुलर बेल की। दूसरी आती है इंतरिम बेल। इंतरिम बेल बेसिकली यहाँ पर एक टेम्परेरी पीरियड के लिए दिया जाता है, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए यहाँ पर ये बेल दी जाती है, ठीक है ना। ये होती है हमारी इंतरिम बेल। फिर उसके बाद में एक प्रकार की बेल आती है, वो है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है एक व्यक्ति को मान लो अरेस्ट किया गया है, लेकिन अरेस्ट करने से पहले यहाँ पर इस बेल की एप्लीकेशन को फाइल कर देता है और उसको बेल मिल जाती है। यानी अरेस्ट होने से पहले जो बेल मिल जाती है वो एंटीसिपेटरी बेल है, ठीक है ना। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो एंटीसिपेटरी बेल को लेकर जो व्यक्ति है उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है अंडर द सेक्शन 438 ऑफ द CRPC। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आता है चर्चा डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। अब डिफ़ॉल्ट बेल को लेकर क्या डिस्कशन किया गया, एक डिफ़ॉल्ट बेल होती है। डिफ़ॉल्ट बेल में यहाँ पर जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है ना, वो बेसिकली इस बेल की मांग करता है। कैसे मांग करता है, देखो अब क्या हुआ, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद में यहाँ पर उसके ऊपर एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ सबूत वगैरह ढूंढे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया गया पुलिस वाले को कि भाई आपको यहाँ पर ये टाइम पीरियड दिया रहा है, सपोज़ 90 दिन दिया जा रहे हैं, इन 90 दिन में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। लेकिन जब पुलिस यहाँ पे फेल हो जाती है इस इन्वेस्टिगेशन को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करने में, कि जो टाइम पीरियड दिया गया उसमें वो इन्वेस्टिगेशन पूरी कर नहीं पाए, तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति है जो अरेस्टेड है तो वो बेल की मांग करेगा कि भैया मुझे डिफ़ॉल्ट बेल दो, आपके पास सबूत नहीं है, ठीक है ना। तो डिफ़ॉल्ट बेल को हम लोग स्टैचुरी बेल के नाम से भी जानते हैं। और डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको CRPC के सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अंदर देखने को मिलती है। तो बेल क्या है समझ में आ गया, बेल के प्रकार क्या है समझ में आ गए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भैया बेल के जो कानून है ना इसके अंदर हमें एक बदलाव की आवश्यकता है।
अब इसको देखते हुए एक केस को भी रेफ़र किया गया है। 2 जज का जो बेंच है वो बैठता है। अब 2 जज का जो बेंच है वो क्लैरिफाई करता है एक पुराने जजमेंट को। एक पुराना जजमेंट की बात की गई है, 2021 का जजमेंट है, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। तो इस जजमेंट को वापस से देखा गया और इन जो 2 जज थे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि बिल्कुल जो हमारे कंट्री के अंदर जेलों की सिचुएशन है ना, वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। उन जेल की सिचुएशन को ठीक करना है, और उसको ठीक करना है तो हमें बेल लॉ के अंदर कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स की, कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज के टाइम पर चीज़ें कैसे रिजॉल्व की जा रही हैं, लोगों को अरेस्ट कर करके, है ना, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई भी चीज़ है, अरेस्ट कर लिया गया, काम ख़त्म। अरेस्ट करके यहाँ पे सारा काम किया जा रहा है। तो ये जो ड्रैकोनियन तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है ना, लगातार सारे लोगों को अरेस्ट ही किया जा रहा है, इसको यहाँ पे एक तरीके से चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया, दिक्कत पता है, मतलब आप सोचोगे अरेस्ट करने में दिक्कत क्या है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि हमारे देश में आधे से ज़्यादा जो जेल के अंदर लोग हैं ना, जो अरेस्ट हैं, वो बेसिकली अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, ठीक है ना, जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। चीज़ें साबित नहीं हो पाई हैं लेकिन एक ट्रायल चल रहा है। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। आधे से ज़्यादा जो कैदी है वो अंडर ट्रायल है, जिनके ऊपर एक ट्रायल चल रहा है, चीज़ें भी साबित नहीं हो पाई हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि इसी की वजह से अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं जेल के अंदर। और ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे जेल जो हैं ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। मतलब कि जेल के अंदर जो भीड़ है, कैदी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कैदी बहुत ज़्यादा हैं, जेल की कमी हो चुकी है, और इसकी वजह से जेल के अंदर सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है नहीं, वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ इतनी मिल नहीं पा रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट हुई। तो इसी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया अरेस्ट करने की बजाय आप थोड़ा बेल के ऊपर जोर दो, ठीक है ना, अरेस्ट कम करो, बेल ज़्यादा दो, ताकि बेल दी जा सके और उसके बाद यहाँ पर जो ये क्राउड है इसको कम किया जा सके। अब भारत के पास क्या क्या कानून है बेल को लेकर वो यहाँ पे बताया गया। जैसे हमारा जो CRPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को जब आप लोग देखोगे तो ये कहीं भी मतलब बेल के बारे में डिफाइन नहीं करता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CRPC ये जो बेल वर्ड है ना, इस बेल वर्ड के बारे में कहीं पर भी डिफाइन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया जाता है। अब बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बेलेबल ऑफेंस बेसिकली यहाँ पर वो ऑफेंस होता है जहाँ पर किसी ने अपराध किया और उसको यहाँ पे बेल मिल जाती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जहाँ पे किसी ने अपराध किया है लेकिन यहाँ पे उसको बेल पे रिलीज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन आप कहोगे कि मान लो कि किसी को नॉन बेलेबल ऑफेंस पे रखा गया, अरेस्ट किया गया, तो क्या वाकई में उसको रिलीज़ नहीं किया जा सकता? देखो हाँ, ऐसा ही है, उसको रिलीज़ नहीं कर सकते ऐसे बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी, एक एक्सेप्शन भी है। जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, वो मजिस्ट्रेट अगर ये पाएँ कि जो अपराधी है उसको यार रिलीज़ कर देना चाहिए बेल पर, अगर वो यहाँ पर वो चीज़ें मजिस्ट्रेट को लगती हैं तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर उसको भी रिलीज़ कर सकता है, ठीक है ना। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर ये काम किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको नॉन बेलेबल के बारे में ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल है। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है बेसिकली यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के, ठीक है ना, ये ध्यान हो गया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला कि भैया हमें क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कोर्ट ने अंडरलाइन किया कि CRPC के बारे में। देखो यहाँ पे बोला कि आज के टाइम पर जैसे मैंने आपको बताया कि अरेस्ट जो है ना, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट, एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि रैंडमली अचानक से यहाँ पे जो अरेस्टिंग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। रैंडम अरेस्ट बहुत तेज़ी से हमारे देश के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, और वो जो अरेस्ट है ना उसकी वजह से हमारे जेल के अंदर जो भीड़ है, जो क्राउडेडनेस है, वो काफ़ी बढ़ चुका है। फिर यहाँ पे बोला गया इसी को लेकर हमें ज़रूरत है बेल को लेकर काम करने की। अभी होता क्या है, देखो बेल को लेकर एक एप्लीकेशन फाइल करने के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। मान लो एक व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया, अब वो बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है, तो बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए हमारे पास में अलग अलग सेक्शंस ऑलरेडी मेंशन है। सेक्शन 88, 170, 204, 209 ऑफ द कोड, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास मेंशन है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उस कैदी को यहाँ पे एक अलग से फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। सेपरेट बेल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर इन्हीं के अंदर, इन्हीं सेक्शन के अंदर बेल एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तीसरा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी राज्यों को डायरेक्शन दिया है, सभी यूनियन टेरिटरीज़ को डायरेक्शन दिया है कि भाई जो भी बातें हैं इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट को लेकर, जो ये अरेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं,
लगातार रैंडम अरेस्ट कर रहे हो, इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी रोक लगाई जाए और जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया। अब यहाँ पर ये मैं आपको आईपीसी सीआरपीसी के बारे में बता चुका हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे और क्या बोलता है? बोलता यह है कि भैया जो इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हो रहा है, लगातार यहाँ पे अरेस्टिंग की जा रही है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे वॉयलेट हो रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 20 के बारे में बताया गया। आर्टिकल 20 बेसिकली यहाँ पे किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट, यानी कि कोई रैंडम अरेस्ट से यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है उसके अगेंस्ट में आर्टिकल 20, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर उसने कोई लॉ का वायलेशन ना किया हो। उसके बाद में आर्टिकल 21 देखने को मिलता है। आर्टिकल 21 बेसिकली बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी की। फिर आर्टिकल 22 बेसिकली बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की। तो ये तीनों आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो रैंडम अरेस्ट कर रहे हो, इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये वॉयलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इस केस के बारे में। मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आपको बताया कि इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट आज के टाइम पर किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर अंग्रेज़ों के टाइम का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगातार यूज़ की जा रही हैं। तो जो कोर्ट का रोल था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि हाँ बिल्कुल, देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ओवर क्राउडिंग की, मैंने आपको बता दिया है। दिक्कत यह है कि जेल के अंदर ओवर क्राउडिंग हो रही है और जो कैदी हैं वो बढ़ जा रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, करप्शन, क्राइम, हाइजीन वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो एक जो सोल्यूशन हो सकता है वो क्या हो सकता है? बेल हो सकता है रादर देन जेल। तो बेल इज़ द सोल्यूशन रादर देन जेल, ये बेसिकली यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट है। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल चुकी है। चलो जी अगले आर्टिकल पर आते हैं। तो ये दो आर्टिकल्स हमारे हो गए, दोनों एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे थे जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। देखो एक इशू यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी को लेकर है। 5G के अंदर क्या चैलेंजेस है वो बताया जा रहा है। अब 5G को लेकर एक और छोटा सा आर्टिकल आया है, मैं आपके साथ में वही डिस्कस करूँगा। ये अभी मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे चर्चा की जा रही है जो 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन है वो कल से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मतलब यह है कि देखो होता क्या है ना, कि जो एयर वेव्स हैं, जो यहाँ पे आप कह सकते हो जो नेटवर्क हैं, वो बेसिकली सरकार के अंडर में आता है। तो वो जो सरकार है ना वो यहाँ पे इसकी ऑक्शनिंग करती है, इसकी नीलामी करती है, इसकी बोली लगवाती है। तो यहाँ पे रिलायंस, जियो, ये सब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, ये सब बैठेंगे और ये सब यहाँ पर इसके ऊपर बोली लगाएंगे कि हाँ हमें इतना इतना यहाँ पर नेटवर्क चाहिए। फिर ये रिलायंस, जियो और एयरटेल के माध्यम से आपके घर तक ये नेटवर्क ये पहुँचता है, ठीक है ना। तो 5G का जो स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग है ये कल होगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना। बाकी स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग में यहाँ पे रिलायंस जियो है पार्टिसिपेट कर रहा है, एयरटेल है, वोडाफोन है और अडानी डाटा नेटवर्क्स, ये सब आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। देखो आर्टिकल ऑब्वियस ही बात है आपको हेल्प नहीं करेगा, कुछ भी ऐसा डेटा नहीं है। जैसा कि मैं बहुत सारे डेटा आप लोग को देता रहता हूँ आर्टिकल के संबंधित, तो ये आर्टिकल के अंदर डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, प्लस इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, जो हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का आर्टिकल था ना वो भी कवर हो जाएगा। सबसे पहली बात 5G टेक्नोलॉजी है क्या, तो ये बेसिकली यहाँ पर 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। जैसे हमारा 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, तो ये सब जैसे 1G फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क, 2G सेकंड जनरेशन नेटवर्क, 3G थर्ड जनरेशन नेटवर्क, ऐसे आपको 5G देखने को मिल जाएगा। 5G क्या है, ये हमारा 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है ना। अब यहाँ पर क्या है, 5G के अंदर ऑब्वियस सी बात आपको इंटरनेट स्पीड बहुत तेज़ी से मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। 5G के अंदर बताया जा रहा है जो इंटरनेट स्पीड है ना, ये लगभग यहाँ पे 20 Gbps के आसपास मिल जाएगी। 4G के अंदर जो स्पीड है आपको 1 Gbps के आसपास मिल रही थी। तो आप कह सकते हो 4G से 20 गुना ज़्यादा स्पीड हम लोगों को 5G के अंदर मिलेगी। प्लस ये जो इंटरनेट का इवोल्यूशन है 1G 2G, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट जनरेशन का जो इंटरनेट है वो कैसा है, तो फर्स्ट जनरेशन को इंटरनेट को लॉन्च किया गया था 1980s के अंदर में। तो उस समय पर सिर्फ वॉइस कॉल ही सपोर्ट कर पाती थी। फिर सेकंड जनरेशन इंटरनेट को लॉन्च किया गया 1990s के अंदर, जहाँ पे डिजिटल रेडियो सिग्नल्स का यूज़ किया जाता था, प्लस यहाँ पे वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन को यहाँ पे यूज़ किया जाता था, मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत नेट का इस्तेमाल हो रहा था। फिर 3G को लॉन्च किया गया साल 2000 में। अब यहाँ पे जो स्पीड इंटरनेट की वो आपको 1 Mbps से लेकर 2 Mbps के आसपास मिलने लगी, और इस पर्टिकुलर इंटरनेट स्पीड के माध्यम से जो टेलीफोन सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होने लगे, वॉइस, वीडियो कॉल्स और कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह यहाँ पर होने लगी थी। लेकिन बाद में साल 2000 बाद के बाद मतलब 4G को लॉन्च कर दिया गया साल 2009 में।
अब जब 4G को साल 2009 में लॉन्च किया गया, यहाँ पे जो इंटरनेट की स्पीड है ना वो 100 Mbps से लेकर 1 Gbps के आसपास तक के मिलने लगी। 3D वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीज़ें पर आ चुके हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं इस इंटरनेट स्पीड के माध्यम से, ठीक है ना। फिर उसके बाद और क्या मेंशन किया जाता है, 5G के अलग अलग बैंड्स हैं। ये तो मैंने आपको 1G 2G 3G 4G के बारे में कहानी बता दी थी। अब 5G के अपने आप में अलग अलग बैंड्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग बैंड्स का मतलब है 5G बेसिकली यहाँ पर 3 अलग अलग बैंड्स को लेकर वर्क करता है। आपको 3 अलग अलग प्रकार के इसके स्टेजेस देखने को मिलेंगे। जैसे एक लो बैंड है, दूसरा मिड बैंड है और तीसरा फ्रीक्वेंसी हाई बैंड आपको देखने को मिल जाता है। अब लो बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, देखो लो बैंड स्पेक्ट्रम में जो 5G की स्पीड है बेसिकली ऑब्वियस ही बात आपको थोड़ी कम स्पीड मिलेगी 100 Mbps के आसपास। और मिड बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी मिल जाएगी। और जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम होगा उसके अंदर काफ़ी तेज़ स्पीड मिलने वाली है। तो जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है बेसिकली ये हाई स्पीड ऑफर करेगा और ये बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड आपको इंटरनेट की यहाँ पर मिलेगी 5G के अंदर, ठीक है ना। तो इसके 3 अलग अलग बैंड्स दिए गए हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी 5G को इंडिया के अंदर बाकी रोल आउट करने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर 5G को लेकर आ रही हैं। सबसे पहले लो फाइब्रेशन फुटप्रिंट, यानी जो फाइबराइजेशन है, आपको पता होगा जो फाइबर है, फाइबर केबल, ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के लिए। तो यहाँ पे जो इंटरनेट की केबल की सुविधा है ना, ये इसकी कनेक्टिविटी पूरे भारत में बहुत कम है। तो इसको अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वही चीज़ें टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के आर्टिकल के अंदर बताई गई है कि फाइबराइजेशन की ज़रूरत है हम लोग को अपने कंट्री के अंदर, हम लोग ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल कर सकें। अभी करंट टाइम पे हम लोग देख पाएंगे लगभग 30% इंडिया के टेलीकॉम टावर्स तक कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, जिसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है। ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज 5G के अंदर देखने को मिलेगा वो है मेक इन इंडिया हार्डवेयर चैलेंज। रिसेंटली क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक तरीके से बैन लगा दिया जाता है कि मतलब बाहर से कुछ भी सामान नहीं आएगा। तो बाहर से कुछ भी सामान नहीं आएगा जो कि हम लोग 5G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कंट्री में खुद बनाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो एक चैलेंज ये देखने को मिल गया। उसके बाद 5G का जो प्राइसिंग है ना वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। दुनिया भर की कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग अब की बार यहाँ पर 5G के अंदर देखने को मिलेगी, ऐसा ही बताया गया। तो 5G को लेकर ये इंपॉर्टेंट सा फैक्चुअल सा डेटा था जो कि आपको अपने पास में स्टोर करके रखना है। उसके बाद में ये मैंने आपको आर्टिकल 5G वाला भी कवर करवा दिया। ये मंकी पॉक्स को लेकर है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा कुछ कवर करना नहीं है। एक डेटा यहाँ पर ये दिया गया है, ये डेटा को डिस्कस कर लेते हैं। डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर एक डेटा यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे लगभग 13.34 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। लगभग 50% से भी ज़्यादा ऑटोज़ और रिक्शा आपको देखने को मिल रहे हैं। जब आप लोग यहाँ पर एक कंपैरिजन देखते हो तो बेसिकली आज के टाइम पर जो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ध्यान रखना, जो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो डीजल पेट्रोल से चल रहे हैं, वो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के टाइम पर लगभग 27.81 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाते हैं। इतने नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलते। लेकिन अब हमारा फोकस है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपने कंट्री में थोड़ा सा ग्रो कर सकें, थोड़ा सा यहाँ पर इसको आगे बढ़ा सकें, और इसी के लिए रेगुलर बेसिस पर वर्क किया भी जा रहा है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो स्लोली इम्प्रूव भी हो रहा है। 2019 में देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कितने व्हीकल रजिस्टर हो पाए थे, 0.76% के आसपास। लेकिन साल 2022 के अंदर जो ये रेशियो ये इंप्रूव हो चुका है, 4% के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर हो पाएँ। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं लगभग आप कह सकते हो हर 1 लाख नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। पहले 1 लाख जो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल कम हुआ करते थे, बट आज अगर 1 लाख नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस पर लगभग 1000 के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल रहे हैं। आज के टाइम पर बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ हो रहा है। त्रिपुरा, असम, दिल्ली के अंदर यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ देखने को मिलेगा। और करेंट टाइम पर एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग फेस कर रहे थे वो ये था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर चार्जिंग स्टेशंस को लेकर काम नहीं किया जा रहा था। चार्जिंग स्टेशंस की काफ़ी बड़ी कमी थी, बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि अब चार्जिंग स्टेशंस भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिपेंडेंसी है बेसिकली वो चीज़ सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है अब जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज़ करेंगे चार्जिंग स्टेशंस को देखकर कि यहाँ कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। प्लस यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन ज़्यादातर अवेलेबल होंगे तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी को मेंटेन करके रखना है,
क्योंकि यहाँ पे हमने रिसेंट डेज में केसेस देखे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आग लगती हुई नज़र आई है ना, वो लगातार आग पकड़ लेता है। तो बेसिकली यहाँ पर उसको टैकल करने के लिए हम लोग को एक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ काम कर सकते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैनेज करने के लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। इलेक्ट्रिक वर्सेस नॉन इलेक्ट्रिक ये मैंने आपको बता दिया है। जब आप लोग देखोगे तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। 2019 में ये डेटा यहाँ था और आज यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे इंप्रूव हो रहा है। उसके बाद में स्टेट वाइज स्टेशंस की बात करोगे तो चार्जिंग स्टेशन लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ या कुछ एरियाज है जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर चार्जिंग स्टेशंस काफ़ी सारे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टॉप की कंपनीज़ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी बात की गई थी सेफ्टी को, तो सेफ्टी को लेकर भी काम किया जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काफ़ी सारी आग लगती हुई नज़र आ रही थी, तो यहाँ पर काम ये किया गया, सेफ्टी को लेकर बोला यह गया कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जिन के अंदर आग लग रही है उनको वापस लिया जाए। तो काफ़ी सारी कंपनियों ने वापस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिया है, जैसे ओकिनावा, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। इसने 3215 व्हीकल्स को वापस अपने कंपनी में लेकर आया, बुलाया। प्योर ईवी व्हीकल्स ने यहाँ पे क्या 2000 व्हीकल्स को वापस से यहाँ पे अपनी कंपनी में इन्होंने बुलाया। ओला इलेक्ट्रिक ने लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो 1441 व्हीकल्स को वापस से बुलाया, ताकि यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जा सकें, क्योंकि फायर के इंसिडेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर तो इंपॉर्टेंट सा डेटा था, जिसको आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो टॉपिक है ना वो डेली बेसिस पर चर्चा में है। तो ये ओवरऑल हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस था। छोटे आर्टिकल्स, बड़े आर्टिकल सभी कवर कर लिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल है नहीं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। अब फिलहाल हम लोग आज की वोकैबलरीज़ को देख लेते हैं। आज की वोकैबलरीज़ कौन कौन सी हमारी, तो आपको सबसे पहला वोकैब देखने को मिलेगा हुब्रिस। हुब्रिस मतलब होता है अभिमान या फिर घमंड। दूसरा है फ्लॉट। फ्लॉट मतलब यहाँ पे दोषपूर्ण या फिर रॉन्ग या फॉल्टी। तीसरा आपको इन्फीरियर देखने को मिलेगा। इन्फीरियर मतलब रैंक के अंदर सबसे लोअर ग्रेड में होना, ठीक है ना, निम्न। या फिर चौथा वोकैब देखने को मिलेगा वो स्टॉलवर्ड। स्टॉलवर्ड मतलब होता है दिग्गज, लॉयल, रिलायबल पर्सन, हार्ड वर्किंग सपोर्टर। पांचवा वोकैब देखने को मिलता है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब है प्रकट रूप से या फिर अपेरेंटली, ठीक है ना। तो ये आज के वोकैब्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो। टॉप 5 इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। देन उसके बाद में आज के मेंस के क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। 2015 का क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे आपको पेयर्स दिए गए हैं 3, श्रीसाइलम नलमला हिल्स, ओमकारेश्वर सतमला हिल्स, पुष्कर महादेव हिल्स। बताना यह है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। ए मतलब वन ओनली। जो श्रीसाइलम नल्लामला हिल्स है बेसिकली ये बिल्कुल करेक्ट है। श्रीसाइलम ये सिचुएटेड है नल्लामला हिल्स के बिल्कुल टॉप पर, और इसी वजह से यहाँ पर पेयर 1 इज़ करेक्टली मैच। दूसरा यहाँ पे जो ओमकारेश्वर है ये सिचुएटेड है खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर, तो दूसरा वाला पेयर इनकरेक्ट हो गया। तीसरा वाला पेयर जो पुष्कर है बेसिकली वो महादेव हिल्स लिखा हुआ है, लेकिन पुष्कर एक टाउन है अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में, एक रिलीजियस पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज़ और सिख के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर अब जो पेयर 3 है ना वो भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो बेसिकली फर्स्ट वाला जो पेयर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और आपका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।